नमस्कार 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 सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है चक्रव्यूह सीरीज, जहां पर हम बात कर रहे हैं जेई एडवांस के अंदर आए हुए बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस के बारे में। और आज जो हम चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का पहला पार्ट है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। अब कुल मिला के मोल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूंगा तो बड़ा ही आसान चैप्टर है, क्वेश्चन भी काफी आसान आते हैं, बस उनकी डिफिकल्टी लेवल कब बढ़ती है जब वो दो चार एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक बात याद रख लेना कि मोल कॉन्सेप्ट्स में से जब भी क्वेश्चन आएगा बड़ा ही लल्लू सा क्वेश्चन होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, अनलेस अदरवाइज वो कहीं ऑर्गेनिक से रिएक्शन ना उठा ले, अनलेस अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक कोई रिएक्शन को ना उठा ले, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। क्योंकि आपको पता है एडवांस के केस में उसको मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाने में बड़ा आनंद आता है। तो कुल मिला के आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये टिपिकल क्वेश्चन जो आते थे मोल के उनसे थोड़ा हटके है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो वही क्वेश्चंस आज मैं चुनकर आपके लिए लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चंस रेडॉक्स का भी पार्ट है, कुछ क्वेश्चंस जो है आपकी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस का भी पार्ट है, और कुछ क्वेश्चन टिपिकली आपके केवल और केवल इस चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बालकों, वो हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की। बड़ा ही छोटा क्रिस्प सेशन रखूंगा, आपको बताऊंगा अप्रोच कैसे करनी है और क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करना शुरू करना है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी आसान है, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। द स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाई मिथाइल dichlorosilane with water results in a tetrameric cyclic product X in 75% yield. The weight of X obtained is। अब वैसे क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको एक रिएक्शन का पता होना जरूरी है जो कि पी ब्लॉक से रिलेटेड है। देखो यहां पर रिएक्शन को आप सबसे पहले लिखो। आपके पास क्या है, सिलिकॉन है, डाई मिथाइल है, ये दे रखा है ना, डाई मिथाइल है, बिल्कुल है, और डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो है, और इसका हमने क्या कराया है, हाइड्रोलिसिस कराया है। तो आपको पता है कि यहां से OHCl को रिप्लेस कर देगा, तो यहां पे दो H2O की जरूरत पड़ेगी, दो HCl यहां से रफा दफा हो जाएंगे। अब क्या हो गया, ये SiCH3 बन गया, ये बन गया OH और ये बन गया OH। बस आपका काम हो गया। सिलेन्स यही होते हैं जहां पे SiO SI लिंकेज होती है, उसी तरीके का कंपाउंड है। इसने बोला है कि ये कंपाउंड क्या बनाता है, एक टेट्रामर बनाता है, ये बनाता है एक टेट्रामर। कैसा दिखेगा सर, अरे बड़ा आसान सा दिखेगा, देखो भाई, देख लो इसको। ये हो जाएगा SiO 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 SiO, इस तरीके से बनेगा। इधर आपके CH3 लग गए, इधर आपके CH3 लग गए, इधर आपके CH3 और CH3 लग गए, और इधर आपका CH3 और CH3 लग गया। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, एकदम टेट्रामर बना हुआ है, क्योंकि कंडेंसेशन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन, जो कि हमने सीलेंस में पढ़ी भी हुई है। आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक के अंदर आपके पास सीलेंस आते हैं जिसमें एक लीनियर चेन भी बनती है, कई कई जगह साइक्लिक कंपाउंड्स भी बनते हैं, कई कई जगह वो 2 डायमेंशनल भी चला जाता है। और 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो वहां पर रेयरली कोई केस आपको देखने को मिलता है। सिलेन के केस में, सिलिकेट्स में दिख जाएगा आपको 3 डायमेंशनल, बट सिलेंस में नहीं दिखता है। तो ये बात कर रहा है, हमने टेट्रामर बना दिया है। अब उसने क्या बोला है कि हमने स्टार्ट किया है 516 ग्राम से, 516 ग्राम से हमने इसको स्टार्ट किया है। देखिए सबसे पहले करते हैं इसके मोल्स। मैं क्या निकालूंगा, डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, मैं इसको डायरेक्टली सिलेन लिख रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलेन की हम लोग बात कर लेते हैं, वो आ जाएगा 516 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास अभी निकालना पड़ेगा अपने को। निकाल लेते हैं मोलर मास, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 13 14 15 और 15 30, तो ये हो गया, प्लस 35 35 70 और 71 ये हो गया, प्लस सिलिकॉन का हो गया आपका 28। तो इसको अगर आप ऐड करोगे 8 और 1 9 हो गया, ठीक है, 7 और 2 9 और 3 10, 109 हो गया मेरे ख्याल से, ये सही है ना, 109 ग्राम पर मोल आ गया है। तो इसको आप डिवाइड कर दो 109 से। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, मेरा पैर में थोड़ा सा लगा हुआ है, इस वजह से आपको मेरा मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड दिखेगा, बट ठीक है। 516 को हमने डिवाइड किया है किससे, 109 से, ये आ जाएगा 4.7। हमने सही किया है ना वैसे तो। 2 हो गए, 35.5 गुणा 2 71 हो गए, प्लस 30 ऐड कर दिया, प्लस हमने कितना ऐड किया है, 28 ऐड किया है, अच्छा 129 आएगा। अरे भाई इतनी भारी कैलकुलेशन मिस्टेक, इतनी भारी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। तो अगर मैं 516 को डिवाइड दूं 129 से, अच्छा अब आया ना ये 4 आ गया, ओहो हो, अब आया है ये 4। देखो इसका 1 मोल अगर मैं लेता हूं
और इसके 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं, 2 HCl जाते हैं तो 1 ही मोल बनता है इसका। इसकी आप देखो 4 यूनिट्स लगी होंगी, इसकी 4 यूनिट्स लगी होंगी, तब जाके टेट्रामर की फॉर्मेशन होगी कुल मिला के। तो इसका अगर 4 मोल लिए हैं मैंने तो इसके भी 4 मोल बने होंगे। एन ऑफ दिस हाइड्रोक्सीसिलिन इसके भी क्या बने होंगे, 4 मोल बने होंगे। और यहां पर इसका कितना बनेगा, तो आप बोल सकते हो कि सर अगर इसके 4 मोल हैं तो इसका 1 मोल बनता है। यहां पे हमारे पास टेट्रामर का 1 मोल आएगा अगर सब कुछ सही चल रहा हो, 100% एफिशिएंसी के साथ चल रहा हो। उसने बोला है प्रोडक्ट की यील्ड कितनी है, केवल 75%। तो आप जानते हो परसेंटेज यील्ड का मतलब कितना हो गया, परसेंटेज यील्ड का मतलब हो गया कि जो भी आपका वेट ऑफ कंपाउंड है जो कि एक्सपेरिमेंटली आएगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड जो कि थ्योरेटिकली आना चाहिए था, और मल्टीप्लाइड बाय 100। बस यही करना है आपको। ये आपको दे रखी है 75%। देखो एक ही पेज में सारा सॉल्यूशन भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये हमको पता नहीं है, मान लिया इसको W डिवाइडेड बाय, अब टेट्रामर का वेट निकालना है हम लोग, नहीं ये भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा, सिलिकॉन की 4 यूनिट है तो ये हो जाएगा 28 गुणे 4 प्लस 15 दूनी 30, 3 6 9 12, 120 ये हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4, 16 चौक 64 ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा ये इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 28 गुणे 4, ठीक है 112 प्लस 120 प्लस 64, ये आ गया 296। ये कितना आ गया 296 ग्राम पर मोल, इतना आना चाहिए। तो ये कितना आ गया 296 मल्टीप्लाइड बाय 100। बस यहां से आपको क्या करना है, W ही तो निकालना है, इतना ही तो करना है। तो कितना हो जाएगा ये 296 को मैंने 75 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 से, ये आ गया बेटा 222 ग्राम आ गया। बस इतना सा सवाल था, देख लो। दोबारा से समझा देता हूं, रिएक्शन को देखो, पहले रिएक्शन समझना जरूरी है कि इसका 1 मोल लिया था, इसका 1 मोल बनेगा, इसके 4 मोल से उसका 1 मोल बनता है। तो इनिशियली इसके मोल मैंने कितने लिए थे 4, इसके कितने बनेंगे 4 ही मोल बनेंगे। इनके 4 मोल से 1 मोल ये बन रहा होगा थ्योरेटिकली, तो इसका मतलब 296 ग्राम तो बनना चाहिए। बट उसने पूछा है 75% यील्ड थी तो कितना बनेगा, तो 75% यील्ड के हिसाब से हमने फॉर्मूला लगा दिया, 222 ग्राम आ गया। इतना लल्लू सा सवाल था ये। बस कंडीशन क्या थी, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए जो कि पी ब्लॉक की रिएक्शन है, इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है एडवांस का हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली मोल से ना उठा के उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछनी चाहिए। ठीक है, देख लो भाई, काफी आसान सा क्वेश्चन था, काफी ही आसान सा क्वेश्चन था। डन है, चलो जी ठीक है सर, ये तो हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं सॉल्ट एनालिसिस से मिलता जुलता है मोल का ही क्वेश्चन, बट है सॉल्ट एनालिसिस को मिला के, तभी एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस मच ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट विद एक्सेस ऑफ Ki रिजल्ट्स इन अ ब्राउन सॉल्यूशन अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखो रिएक्शन को एक करके लिखते हैं। हमारे पास क्या है, CuNO3 होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन मैंने की है Ki से जो कि एक्सेस में पड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन की है मैंने Ki से जो कि एक्सेस में पड़ा हुआ है। आप देखो सबसे पहले ये रिएक्शन बड़ी ही अनोखी रिएक्शन है। कॉपर 2 पॉजिटिव का जब भी डिटेक्शन करते हैं तो Ki के अंदर डालते हैं, वो क्या करता है Cu2I2 का एक पीपीटी बनाता है, ठीक है, और यहां से क्या रिलीज करेगा, I2 को रिलीज कर देगा। और साथ में आप देखोगे बचा क्या, बचा तो कुछ है ही नहीं ना आपका, Cu2I2 हो गया और इसको मैंने Ki के साथ कराया तो KNO3 बच जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने की अभी लोड मत लेना, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेडॉक्स है भाई, हम रेडॉक्स को यूज कर सकते हैं इस केस में, सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे। अब ये जो I2 होता है ये बेसिकली क्या करता है, जो एक्सेस में Ki पड़ा हुआ था उसके साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है KI3। और ये आपने पढ़ा होगा सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कि भैया यही ब्राउन सोल्यूशन होता है, यही आपका ब्राउन सोल्यूशन होता है। बस देखो ब्राउन सॉल्यूशन भी बन गया, पीपीटी भी बन गया, मतलब जो रिएक्शन हमें कह रही है वो हमने करके दिखा दिया है, बहुत बढ़िया। अब उसने बोला है कि पासिंग H2S थ्रू दिस ब्राउन सॉल्यूशन, अभी जो ब्राउन सॉल्यूशन है मेरे पास किसका, KI3 का, यहां से अगर मैं H2S पास करता हूं उसके बाद क्या होता है, अनदर प्रेसिपिटेट बनता है। तो बेसिकली यहां से आप देखोगे कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि H2S में से आपका सल्फर जो है एज अ प्रेसिपिटेट यहां पर बन जाएगा। ये हम सल्फाइड के डिटेक्शन में भी यूज करते हैं। बस बाकी आपको रिएक्शन कंप्लीट करने की लोड भी नहीं लेनी है भाई, कुछ भी नहीं करना है। अब रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है, पॉज करो फटाफट से और जल्दी इसको सॉल्व करो, क्योंकि सारा डेटा आपके सामने दे रखा है। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बिल्कुल करो भाई, जल्दी से सॉल्व करो।
जल्दी से इसको सॉल्व करो बालकों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है। रिएक्शन बैलेंस करने की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी बालकों, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और फिर भी करना चाहते हो तुम, थोड़ा बहुत तो समझ सकते हो ना कि सल्फर जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया, तो Ki3 में से Ki बचने वाला है, और यहाँ से आपके पास H है तो HI बच जाएगा। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको बस सल्फर तक का काम करना था। अब देखो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, CuNO3 का दे रखा है। इसका मोलर मास निकाल लेता हूं मैं, CuNO3 होल ट्वाइस का कितना हो जाएगा, ये कॉपर का होता है 63.5 प्लस यहाँ पे देखोगे NO3 मतलब 16 32 48 49 50 52 10 62, तो ये हो जाएगा 62 गुणे 2। ठीक है, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 63.5 प्लस 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 124, तो ये हो गया 5.4 और 3 7 हो गया। ठीक है, 6 और 2 8 हो गया, 187.5 ग्राम पर मोल आ गया। देख लो भाई, देख लो, नहीं होता तो मैं एक बार कर भी लेता हूं, इसको दोबारा से कंफर्म क्रॉस कंफर्म कर लेता हूं, क्या ही जा रहा है अपना, समय बहुत है अपने पास बालकों, कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए बस। कितना हो जाएगा ये, नाइट्रोजन का हो जाएगा 28, अच्छा मैंने 28 नहीं किया था ना, ओ हो, मैं क्या कर रहा हूँ बालकों, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो अपना गड़बड़ी का सवाल हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 16 32 48 तो ये हो गया, प्लस 14 ये हो गया, 62 गुणे 2 हो गया 124 प्लस 63.5, अच्छा सही लिखा था मैंने, कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 124, ये आ जाएगा 187.5 ग्राम पर मोल, ये आ गया अपने पास। अब सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, कितना दे रखा है 3.74 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 187.5 आ जाएगा। तो 3.74 को अगर मैं डिवाइड दूं 187.5 से, तो आ जाएगा 0.0199, लगभग 0.02 आ गया, लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 0.02 मोल्स आ चुका है अपने पास। ठीक है, ये अपना पहला डेटा है। अब अपने को जरूरत कहां पड़ेगी, Ki3 के अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तभी हमारा ये वाला अमाउंट आएगा। आप क्या करोगे, आप यहां पर लगा दो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। आप क्या करोगे, आप लगाओ यहां पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो पहले हम बात करते हैं केवल इस पार्ट की, पहले हम बात करते हैं कि इधर I2 कितना बनेगा। आप देखो, आप लगाओगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जो कि क्या बोलता है, इक्विवेलेंट ऑफ दिस, मतलब यहां पर आप देखो एन फैक्टर, कॉपर 2 प्लस है, कॉपर 1 में जा रहा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 विल बी इक्वल टू I2 के लिए 0 से -1 और 2 दे रखे, तो 2 एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एन ऑफ I2, तो यहां से आपके पास एन ऑफ I2 कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 0.01 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या देखा था कि I2 को बस आपको Ki के साथ मर्ज करना था, तो Ki3 बन गया, तो Ki3 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki3 कितने आ गए, वो भी 0.01 आ गए, हो गया काम। ठीक है, यहां तक का काम अपना हो गया है। अब तो लास्ट पार्ट बचा हुआ है बस, अब केवल मेरे को लास्ट पार्ट तक लेकर जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो Ki3 है ये क्या करेगा, ये H2S के साथ रिएक्ट करेगा और खुद जाएगा Ki में, और साथ में बनाएगा सल्फर, और साथ में बनाएगा HI। ठीक है, देख लो भाई, ऐसा ही कुछ होगा, तो 2 HI बना देगा ये बेसिकली। ठीक है, सब कुछ मुझे लग रहा है बढ़िया तरीके से बैलेंस भी हो रखा है, सब कुछ बैलेंस हो रखा है। तो इसका जितना मोल है बेटा, उतना ही मोल सल्फर का बना होगा। आप क्या बोलोगे यहां से, ये बात भी समझ में आ गई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर भी कितना आ गया, ये आ गया 0.01। बस इतना ही करना था। उसने क्या पूछा है कि दे पासिंग थ्रू द ब्राउन सॉल्यूशन गिव अनदर प्रेसिपिटेट द अमाउंट ऑफ एक्स इन ग्राम इज, तो बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल सल्फर के आ गए हैं, W ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर, ये कितना आएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 32, तो हो जाएगा 0.32 ग्राम पर मोल, सॉरी ग्राम ओनली, पर मोल कहां से आ गया, 0.32 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.32 ग्राम आ जाएगा। बस आसान सा सवाल था, देख लो भाई, काफी ही आसान सा सवाल था। डन है, डन है,
बस ये क्वेश्चन देखने में टिपिकल दिख रहा था क्योंकि 3 रिएक्शन अलग अलग दे रखी थी। और याद रख लेना एडवांस में सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, क्योंकि मोल के अच्छे क्वेश्चन वहीं से बन पाते हैं। आपको फंसाएगा कहां पे, वो केवल रिएक्शंस में फंसाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं, हर बच्चे को बोलता हूं जो भी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, कि आप किसी भी तरीके से सॉल्ट एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वहां से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बस मुद्दा था कि आप रिएक्शन तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो। इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन था और जबरदस्त क्वेश्चन था। काफी कम देखा गया है बच्चों ने इसमें आंसर किया हो, बहुत कम बच्चों ने इसके अंदर आंसर किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे बड़ा ही भारी भरकम सा क्वेश्चन है भाई, ये तो बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है। टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 dissolved in aqueous solution, it was completely converted to KMnO4। तो पहले इसको कंप्लीटली कन्वर्ट किया गया था KMnO4 में, और रिएक्शन बैलेंस नहीं है। फिर बोला था जब KMnO4 में कन्वर्ट हो गया है तो हमने कुछ ड्रॉप्स जो हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl की डाल दी, क्योंकि इसकी जो भी रिएक्शन होती है KMnO4 की, वो एसिडिक मीडियम में काम करती है। एंड जेंटली वार्म, further oxalic acid was added in proportions till the color of the permanganate ion disappeared। पूरा का पूरा हमने निचोड़ दिया है उसको। The quantity of MnCl2 in Mg present in the initial solution is। ठीक है, पहले हम इसको नहीं देखते हैं, पहले हम रिएक्शन देखेंगे कौन सी जो हमारे काम आती है। हमारे काम जो इक्वेशन आती है वो आती है MnO4 नेगेटिव जो है वो C2O4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, खुद कन्वर्ट होता है CO2 में और इसको बनाता है Mn2 प्लस में। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। हम फिर से लगाएंगे क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये क्या बताएगा, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स किसके, MnO4 नेगेटिव के, दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स किसके, C2O4 के, क्योंकि कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है ना, बस वही करना है हमें। n फैक्टर इसका मुझे पता है +7 से वो जाएगा +2 में, तो 5 हो गया n फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाय MnO4 नेगेटिव के मोल्स नहीं पता है, दैट विल बी इक्वल टू, इसका n फैक्टर हो गया, ये +3 से जाएगा +4 में, और 2 एटम है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके मोल्स हमको दे रखे हैं कैसे, इन टर्म्स ऑफ 225 mg। ऑक्सैलिक एसिड जो दे रखा है वो दे रखा है 225 mg। तो कितना हो जाएगा ये 225 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय, अब H2C2O4 जो होता है उसको अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 दूनी 24, 25 26, तो ये तो हो गया 26 प्लस 16 चौक 64, तो 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, 1 6 और 2 8 और 1 9, 90 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 90। यहां से मेरे पास मैं क्या बोलूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव कितने हो गए, ये हो गए मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 90 और 2, सॉरी ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 225 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 90 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 पचम 25 हो गया। ठीक है, 45 दूनी 90, 90 से 90 पूरा उड़ गया, ये कितना आ गया 10⁻³ मोल आ गया है अपने पास। ठीक है, ये आ गया 10⁻³ मोल आ चुका है अपने पास। देखो इसका अमाउंट अब हमने निकाल लिया है कि कितना आया है, 10⁻³ मोल आया है। ये अपने पास आ चुकी है चीज, देख लो भाई, देख लो फटाफट से देख लो, अरे फटाफट से देख लो, अरे देख लो, देखते क्यों नहीं हो। आया, क्लियर है, डन है, समझ में आ गया ये। अब आपको बस इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको जरूरत पड़ेगी, देखो अब आपको पड़ेगी जरूरत। देखो भाई फटाफट से क्या करेंगे, जल्दी देखो, जल्दी देखो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब अपने पास इनिशियल सॉल्यूशन में MnCl2 का कितना mg प्रेजेंट था, ये करना है हमको। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं ध्यान से, MnS2 हैं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार मैं देख लेता हूं कि ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, फिर हम बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया है, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना हो गया है, 8 इधर है, इधर 4
हाँ के तो बैलेंस है ना, के इधर बैलेंस है, के इधर बैलेंस नहीं है, तो दो इधर कर दिए मैंने, के को बैलेंस कर दिया है, एम एन को बैलेंस करूँगा तो दो एम एन इधर आ जाएंगे, ठीक है, दो एम एन और दो के बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं सल्फ़र की बात करूँगा, दो सल्फ़र इधर हैं, दो सल्फ़र इधर हैं। अब बचा क्या, सी एल बचा हुआ है, तो दो दूनी चार इधर हैं, चार इधर कर दिया मैंने, ठीक है। इधर कितना हो गया है, चार और चार, दो दो चार, आठ हो गया है। तो इसको अगर मैं चार से करूँ, देखो अब हुआ बैलेंस, क्या इक्वेशन, क्या इक्वेशन बैलेंस है, देखो मुझे लग तो रहा है कि चार, आठ और चार बारह, चार दूनी आठ और चार दूनी आठ, 16 हो गया ये तो। ओहो हो, कुछ तो गड़बड़ हुई है इस केस में, हैं कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है इस केस में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन को हम लोग अलग से लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग अलग से लिख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है, अब अगर मैं इसको लिखता हूँ बालकों, ये हो जाएगा MnCl2 प्लस K2S2O8 प्लस H2O गिव्स अस, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा KMnO4, ये हो जाएगा H2SO4 और ये हो जाएगा HCl, ठीक है। ये दे रखी है इक्वेशन अपने को, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ Mn2 प्लस Mn7 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली, और S2O8 2 नेगेटिव जो है वो SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो दो इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, पाँच इधर चले गए, ठीक है। तो पाँच इधर गए हैं तो पाँच का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, दो का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, दो एम एन इधर हैं तो दो एम एन इधर हो जाएंगे, ठीक है। आपका इधर KMnO4 केवल अकेला है और इधर अपने पास Mn2 आ गए हैं, Mn2 आ गए हैं, बट पोटेशियम यहाँ पर कितना हो गया है, यहाँ पर हो गया है केवल दो, और यहाँ पे कितना है 10 है। ये गड़बड़ आ रही है यहाँ पर, ये गड़बड़ आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है जो मैं नहीं लिख रहा हूँ इस केस में, कुछ तो पार्ट ऐसा है जो मिसिंग है जो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं नहीं भी देखूँ, अगर मैं नहीं भी देखूँ तो 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 मुझे MnCl2 निकालना है ना, ठीक है। अगर मुझे MnCl2 निकालना है और मेरे पास क्या आया है, लास्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी MnO4 के, MnO4 के 10⁻³ मोल्स आए थे। तो अगर मैं बोलूँ Mn को देखो, इक्विवेलेंट्स ऑफ MnCl2 जो हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 के, बिल्कुल सही बात है। तो Mn जो है यहाँ पे +2 से +7 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 5 का चेंज इधर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnCl2, दैट विल बी इक्वल टू MnO4 +7 से +2 में जा रहा है, तो ये हो गया आपका फिर से 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, 5 से 5 कट गया, मतलब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnCl2 भी कितना आ गया, 10⁻³ मोल्स आ चुका है। उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने मुझसे पूछा है अमाउंट बताना है, देखो यही चीज़ पूछी हुई है, मेरे ख्याल से तो यही है, मेरे ख्याल से यही है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, आपको निकालना है W ऑफ MnCl2, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnCl2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ MnCl2, कितना हो जाएगा, ये आ जाएंगे 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय, अब मोलर मास निकालना है MnCl2 का, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 35.5 मतलब 71, कितना हो जाएगा ये, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 5 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम्स। तो इसको मैं सीधे सीधे 126 मिलीग्राम नहीं लिख सकता हूँ, यही पूछा था उसने, आगे आंसर देखो, इक्वेशन भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से अपना काम चल जाएगा। तो मोल के क्वेश्चन आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से बिल्कुल कर सकते हो, काफी हेल्पफुल रहते हैं, मुझे इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं रही क्योंकि मुझे लग रहा था गड़बड़ आ रही है, ठीक है। तो बेस्ट है ये तरीका, कितना आ जाएगा 126 मिलीग्राम, देख लो भाई देख लो, डन है, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हाँ ये प्यारा क्वेश्चन है, 22 में आ रखा है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका टिपिकल जो है मोल कॉन्सेप्ट से ही है
क्या बोल रहा है? टू चेक द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, a series of pure binary compounds PMQN were analyzed and their composition is tabulated below. The correct options are, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पता चल रहा है यहां से, क्या क्या हमें पता चल रहा है। वेट परसेंटेज ऑफ पी दे रखा है, वेट परसेंटेज ऑफ क्यू दे रखा है, अलग अलग 3 केसेस में, ठीक है, अलग अलग 3 केसेस में दे रखा है। अगर 50-50 परसेंटेज हमारे पास है, बाइनरी कंपाउंड है, और उसने दे रखा है वेट परसेंटेज ऑफ क्यू भी दे रखा है, वेट परसेंटेज ऑफ पी भी दे रखा है, ठीक है। 50-50 एंड 44.4 एंड 55.6 एंड 40:60, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वेट परसेंटेज, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। If empirical formula of compound 3 is P3Q4, then empirical formula of compound 2 is P3Q5. ओके, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है इसका मतलब। If empirical formula of compound 3 is P3Q2 and atomic weight of P is 20, then the atomic weight of Q is 45. If empirical formula of compound 2 is PQ, then the empirical formula of compound 1 is P5Q4. If the atomic weight of P and Q are 70 and 35 respectively, then the empirical formula of compound 1 is P2Q. बहुत सही क्वेश्चन है भाई, बहुत सही क्वेश्चन है। आ जाओ, पहले डेटा को एनालाइज करो, फटाफट से डेटा को एनालाइज करो, जल्दी से डेटा को एनालाइज करो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ये क्वेश्चन मतलब कभी कभी ही आता है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं, बट हाँ इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसको मैं बोलूंगा कि बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि यस इट्स अ गुड क्वेश्चन। 2 मिनट रुकना, मैं बैठा हुआ हूँ जरा, मेरे पैर में हो रहा है बहुत तेज दर्द, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें रोक नहीं पाएंगे सॉल्व करने से। मल्टीपल आंसर हो सकता है, ये याद रख लेना, मल्टीपल आंसर हो सकता है, ये याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, चलो जी, अब क्या बोल रहा है, इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q4, इस केस में दे रखा है हमें कि अगर हमारे पास P3Q4 जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, ठीक है, तो उसने क्या बोला है, देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज P3Q5, ठीक है, सॉरी P3Q5, हाँ। तो बोला है कि इस केस में जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कितना आएगा, P3Q5 आएगा, ठीक है भाई। इस केस में अगर P3Q5 है तो इसके 3 मोल्स आ रहे हैं, इसके 4 मोल्स आ रहे हैं, तो यहां से अगर मैं देखूं मोल रेशियो कितना आएगा, मोल रेशियो की अगर मैं बात करूं तो जितना परसेंटेज इसका दे रखा है 40 डिवाइडेड बाय 3 इज टू 60 डिवाइडेड बाय 4, यही होना चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा मोल रेशियो कितना आ जाएगा दोनों का, 40/3 गुणे 4/60, तो इससे ये लुढ़क गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 डिवाइड बाय 3 तिया 9, 8/9 मोल रेशियो आना चाहिए। तो उस हिसाब से ये आपके मोल्स आपके 3:5 के रेशियो में कब आएंगे, अगर इन दोनों का मोलर रेशियो इधर है और यहाँ से अगर मैं मोलर रेशियो निकालूं, मोलर रेशियो कितना आएगा इस केस में, आ जाएगा 44.4 डिवाइडेड बाय 3 इज टू 55.6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, इसका दे रखा है 5। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा मोलर रेशियो को, ये आ जाएगा 44.4 डिवाइड बाय 3 गुणे 5/55.6। अगर देखो ये इसका सेम आ रहा होगा तो ये फॉर्मूले के साथ पूरा वैलिड होना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए। इसको अगर मैं सॉल्व करूं ये कितना आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो पूरा ही कर लेते हैं, अब तो इसको पूरा ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 8/9 का मतलब हो गया 0.88 के आसपास, ये कितना है 0.88,
तो इस केस में कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा 44.4 गुणे 5 डिवाइड किया 55.6 से, फिर डिवाइड किया 3 से, ये आ रहा है आपका 1.33। अब देखो दोनों मोलर रेशियो अलग अलग आ रहे हैं। अगर इसका फॉर्मूला ये होता तो इसको फॉलो करना चाहिए था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमको सरासर गलत दिख रहा है। पहला स्टेटमेंट जो है फर्जी है, बिल्कुल एकदम फर्जी है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q2 एंड एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट P इज 20, देन द एटॉमिक वेट ऑफ Q इज 45। ठीक है, देख लेते हैं। कंपाउंड 3 के लिए बोला है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, अरे वो आ रहा है, कितना आ रहा है, वो आ रहा है P3Q2। अगर मैं मोल रेशियो की बात करूं कितना आएगा, वो आ जाएगा, पी का कितना परसेंटेज दे रखा है, इसका 40 दे रखा है, उसका 60 दे रखा है, तो आ जाएगा 40 डिवाइड किया इसके नंबर से 3 इज टू 60 डिवाइड किया इसके नंबर से 2, कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 गुणे 2 अपॉन 3 गुणे 60। ठीक है, तो ये से चला गया, 0 से 0 चला गया, 2 3 6 चला गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4/9 आएगा, ये आएगा 4/9। और अगर मैं यहाँ से देखूँ P का एटॉमिक वेट अगर 20 है तो Q का एटॉमिक वेट 45 होगा। तो अगर मैं यही रख के देखता हूँ, अगर मैं यही रख के देखता हूँ, अगर मैं यही रख के देखता हूँ, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपके पास P के 3 हैं, Q के 2 हैं, यही आ रहा है। एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो आपके पास, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, ये हो गया 40 गुणे 2 80 डिवाइडेड बाय 6 बारह 18, 80/18, 80 डिवाइड बाय 180, तो ये चला गया 4 दूनी 8, 4 सॉरी 2 चौक 8, 2 नाम 18, तो ये 4/9, ये तो सही आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने सही निकाला है, ये हमने सही निकाला है। अब उसने क्या बोला है कि अगर P का वेट 20 है तो Q का वेट कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, एटॉमिक वेट। ठीक है भाई, क्या किया जाए इस केस में, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको पता है P का परसेंटेज दे रखा है, P का परसेंटेज दे रखा है 40 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट 20 है इस टू 60 उसका दे रखा है डिवाइडेड बाय इसका दे रखा है 45, यही दे रखा है डेटा के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, ये परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऐसे निकालते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे निकालोगे। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 40/20 मल्टीप्लाइड बाय 45/60, 0 से 0 चला गया पहले तो। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया दूनी 4, ठीक है, 45 दूनी 90 ये हो गया। ठीक है, और 6 60 ये हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9/6, मतलब ये 3:2 आ गया है, ये 3:2 आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3:2। क्या ये मैच कर रहा है, P3Q2, P3Q2 कंपाउंड 3 का P3Q2, कंपाउंड 3 का P3Q2, 40 और 60, 40 और 60, गड़बड़ आ रही है इसके केस में। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसा कह रहा है वैसे हम लेके चलते हैं, हमें थोड़ी पता है क्या होना चाहिए, हमें थोड़ी पता है क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो जी, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ। अब कंपाउंड 2 जो है वो कितना है, PQ है। ठीक है, और बोला है देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 1 इज, तो कंपाउंड 1 वो कितना आना चाहिए, P5Q4, P5Q4। आइए पहले कंपाउंड 2 के लिए निकाल के देखते हैं। कंपाउंड 2 के लिए हम लोग सॉरी मोल रेशियो हम लोग निकाल के देखते हैं। तो कंपाउंड 2 है, कंपाउंड 2 में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, 44.4 एंड 55.6, यह आ जाएगा 44.4 एंड 55.6 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री 1:1
इनको डिवाइड दे दिया, तो यहाँ से क्या आ गया 44.4 डिवाइड बाय 55.6। देखते हैं मोल रेशियो कितना आता है, देखते हैं हम लोग मोल रेशियो कितना आता है। ये आएगा हमारा 44.4 डिवाइडेड बाय 55.6, ये आ गया 0.789, 0.798। ठीक है, ये आ गया है 0.798। अब अगर कंपाउंड वन इसको फॉलो करता होगा, इसका मतलब ये रेशियो आपका फिक्स रहेगा। आइए देख लेते हैं कंपाउंड वन के केस में भी, आइए हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड वन के केस में भी क्या आएगा, जल्दी से देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड वन के केस में मोल रेशियो निकालने की, देखो बड़ा आसान सा है। यहाँ पे कंपाउंड वन में क्या क्या दे रखा था हमको डेटा, ये दे रखा है 50-50% का, दोनों ही दे रखा है 50-50%। तो कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, इस टू 50 डिवाइडेड बाय 4 दे रखी है। तो इसको अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा 4/5 आ जाएगा। इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 0.8, 0.8 मतलब 0.8 एंड 0.798, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख दूं 0.8, तो कोई चक्कर नहीं है। मतलब ये बात तो बिल्कुल साबित है कि ये वाला ऑप्शन अपना सही आ गया है, ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही आ गया है। देख लो भाई, फटाफट से देख लो, जल्दी से देख लो। डन है। अब लास्ट क्या बोल रहा है, इफ द एटॉमिक वेट ऑफ पी एंड क्यू आर 70 एंड 35 रेस्पेक्टिवली देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वन इज P2Q। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है P2Q होना चाहिए अगर इनके एटॉमिक मासेस 70 एंड 35 दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रख के देखते हैं, इसमें रख के देखते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा पूछा है, कंपाउंड हमसे पूछा है कंपाउंड वन में, कंपाउंड वन में P2Q। ठीक है, और ये दे रखा 70 और 35, 70 और 35। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड दूं 70 से, इसको डिवाइड दूं मैं 35 से, ठीक है, यही करते हैं। वेट जो भी दे रखा है, वेट परसेंटेज, उसको हमने इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड दे दिया। ठीक है, इसको अगर मैं देखूंगा ये कितना आएगा वैल्यू, ये आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन, ये वैल्यू कितनी आएगी, अरे कहाँ गया, 50 डिवाइड बाय 70, ये आ गया 0.0.71। या फिर इसको ऐसे रखते हैं, अभी ऐसे रखते हैं, ये आ गए इनके मोल के रेशियो। अब क्या करना है, मिनिमम मोल रेशियो निकालना है। अब मिनिमम मोल रेशियो निकालना है, आप जानते हो ना एम्पिरिकल फॉर्मूला में कैसे करते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला में करते हैं हम लोग, परसेंटेज दे रखा होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, हमारे पास दो एलिमेंट है P एंड Q, ये दे रखा है 50, ये दे रखा है 50, इनके एटॉमिक वेट, इसका दे रखा है 70, इसका दे रखा है 35। हम क्या लगे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 70 और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 35। डेफिनेटली ये वैल्यू छोटी आएगी, हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड दिया तो 50 बाय 70 को हमने डिवाइड दे दिया 50 बाय 70 से, तो ये तो आ गया 1। और इसको अगर मैंने डिवाइड दिया 50/35 को मैंने डिवाइड दिया है 50/70 से, तो ये आ जाएगा 70 ऊपर, ये आ जाएगा ट्वाइस। तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए, PQ2 आना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आना चाहिए वो आना चाहिए PQ2। क्या यही दे रखा है हमको, क्या यही दे रखा है हमको, देखो भाई हमको दे रखा P2Q, तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। अब इस पे एक बार और चर्चा घुमाते हैं अपनी, इस पे एक बार चर्चा और घुमाते हैं कि हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 3 इज P3Q2 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है P3Q2। इस टेबल को हम एक बार और बना लेते हैं, इस टेबल को हम लोग एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड 3 की बात कर रहा है, और यहाँ पे कंपाउंड 3 की बात कर रहा है। देखो कंपाउंड 3 मतलब 40-60, कंपाउंड 3 की बात कर रहा है, मतलब ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये हो गया हमारे पास 40 और ये हो गया हमारे पास 60। ठीक है, इसका मैंने मान लिया मोलर मास ऑफ P एंड Q। ठीक है,
अब उसने बोला है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो भी आ रहा हो, ये उसने वैल्यू दे रखी है, हमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। कितनी दी है उसने? पी का दे रखा है 20 और क्यू का दे रखा है 45। पी का दे रखा है 20 और क्यू का दे रखा है 45। तो इसको हम एन निकालें, ये कितना हो जाएगा 40/20, और इसको हम निकालें तो 60/45। तो ये तो आ गया 2, ये डेफिनेटली 2 से छोटा रहेगा, 4 दूनी 8 आना चाहिए ना, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। चलो अभी ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आएगी, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 40/20 गुणे क्या हो जाएगा 45/60 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एंड 2 तिया 6, ठीक है। 3 से ये हो जाएगा 15 तिया 45, तो ये आ गया 15। और इधर अगर मैं देखूंगा ये कितना आएगा 60/45 एंड 60/45। ठीक है, नहीं इसको सॉल्व कर ही लेते हैं वरना गड़बड़ करेगा ये। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, कितना आ गया 20 आ गया, और Q को हम करेंगे तो कितना आएगा 60/45 कर लेते हैं। आ जाओ, हम अगर करेंगे 60/45, यह आएगा 1.33 आ गया। अब क्या करना है, 2 को डिवाइड देना है 1.33 से, एंड 1.33 को डिवाइड देना है 1.33 से। देखो करो, 2 को डिवाइड दिया मैंने 1.33 से, ये आ गया 1.5, और ये कितना आ गया 1। अब अगर मैं इसको होल रेशियो में बात करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 3, इसको कर दो 2, मतलब P3Q2 आना चाहिए फॉर्मूला, P3Q2 आना चाहिए। अगर मैं एटॉमिक मासेस ये लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है P3Q2, हाँ ये भी आ रहा। अरे बहुत सही भाई, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, इलेबोरेटेड था, काफी अच्छा था। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले मोल रेशियो की हेल्प लेनी थी, फिर आप जैसे बनाते हो टेबल वैसे आपको टेबल बनानी थी, और जो जो क्वेश्चन में दे रखा था वो आपको करना था, उससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो कुल मिला के मेरे पास पहला गलत है, चौथा गलत है, केवल बी और सी ये जो है ये इसके सही ऑप्शन है। और दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको बोलूंगा हाँ इट्स अ गुड क्वेश्चन। डन है, कैलकुलेशन सारी आपके सामने मैंने कर ही दी है, बाकी कोई समस्या परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो कुल मिला के इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बट ठीक है लेक्चर भी ज़रूरी है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग देख रहे हो लेक्चर्स को, आपको समझ में आ रहे हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आए जस्ट लेट मी नो। ठीक है, बस मिलते हैं फिर अगली बार अगले सेशन के साथ। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।